आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो चैप्टर डेप्रिसिएशन चल रहा था उसी को आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें कि अपने मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन चल रहे थे, जिसमें अपन ने 5 से 6 मेथड कंप्लीट कर लिए थे और अपने जो रिमेनिंग 2 मेथड रह गए वो है अपना एक एन्युटी मेथड और एक सिंकिंग फंड मेथड। तो गाइस एक बात इसमें याद रखनी है कि जिसमें एन्युटी मेथड और सिंकिंग फंड मेथड एक बहुत ही अच्छे मेथड्स हैं। इसमें सिंकिंग फंड मेथड जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस मेथड को समझोगे तो ये मेथड काम आएगा आपके डिवेंचर के चैप्टर में। जब हम डिवेंचर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे सिंकिंग फंड मेथड को। तो अपन डेप्रिसिएशन में भी पढ़ने वाले हैं और एन्युटी मेथड पढ़ेंगे और सिंकिंग फंड मेथड पढ़ेंगे। तो गाइस इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट की बात करूं तो मैं सिंकिंग फंड मेथड है, जो कि आपको दूसरे चैप्टर में भी काम आएगा, तो मैंने बता दिया है। और वो किसमें काम आएगा जी? डिवेंचर में काम आएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एन्युटी मेथड के बारे में समझ लेते हैं। गाइस एन्युटी मेथड कहता है कि अपन ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है असेट्स में यानी लीज में, अपने लीज परचेस करने के लिए जो भी पैसा इन्वेस्ट किया, अगर हम उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते तो वहां से हम लोग इंटरेस्ट जनरेट करते। ठीक है, तो ये इस बात पे ध्यान देता है कि अपन ने जितना पैसा लीज परचेस करने में लगाया अगर उसको और कहीं पर अगर इन्वेस्ट करते तो हमें वहां से क्या जनरेट होता थी? इंटरेस्ट जनरेट होता। ठीक है, एक तो ये मतलब इस बात को कहता है और दूसरा ये कहता है कि जो हमारी इंटरेस्ट है और जो हमारी लीज हमने परचेस करने में जो भी हमारा पैसा खर्च हुआ है, इन दोनों को हम इनकी ड्यूरिंग द लाइफ यानी इसकी जो यूजफुल लाइफ है उसमें हम लोग क्या कर देते हैं? इसको रिटर्न ऑफ कर देते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है इस पर, एक एन्युटी वैल्यू दे रखी होगी 1 रुपए की, अपन उसको मल्टीप्लाई कराते हैं असेट्स की वैल्यू से, यानी कि जो भी अपन ने लीज परचेस करी है उस अमाउंट से, और जो भी अपना अमाउंट निकल के आता है वो होता है कि हमारा डेप्रिसिएशन। तो एन्युटी मेथड इस बात को ध्यान देता है। तो इसमें अपन ने 2 इंपॉर्टेंट बात अपन को हमेशा याद रखनी है, एक तो ये इंटरेस्ट पर और दूसरा ये क्या कहता है कि इंटरेस्ट और जो लीज अपने परचेस करने में जो भी पैसा अपन ने खर्च किया है उन दोनों को ये अपनी यूजफुल लाइफ में क्या कर देता है जी? रिटर्न ऑफ कर देता है। ठीक है, इसमें एक चीज और याद रखनी है कि हम जब स्टार्ट करते हैं, जब हमने लीज परचेस करी थी उस समय उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होती जाती थी? डिक्रीज होती जाती है। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी हमारा डिक्रीज होता जाता है। स्टार्टिंग में अपना इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि अपने लीज जो परचेस करी है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, फिर वो कम हो जाएगी डेप्रिसिएशन से, तो फिर इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात करता है एन्युटी मेथड। उसके बाद बात करेंगे सिंकिंग फंड मेथड की। तो पहले अपन बात कर लेते हैं एन्युटी मेथड और इसका एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं जी कंप्लीट। ठीक है गाइस, तो चलो इसका इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर लेते हैं अपन एन्युटी मेथड का। तो इसमें बस 2 चीज याद रखनी है अपन को, एक तो इंटरेस्ट के बारे में याद रखना है और जो भी एसेट्स अपन ने परचेस करी है, लीज जितने में भी परचेस करी है ये लीज के लिए काम आता है। तो ये लीज अपन ने जितने में परचेस करी है वो अमाउंट और डेट और क्या कहते हैं इंटरेस्ट, ये दोनों अपने यूजफुल लाइफ में क्या हो जाती है जी? रिटर्न ऑफ हो जाती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इस पर चार्ज होता है। तो बात कर लेते हैं इसके एंट्रीज के बारे में। चलो पहले बात कर लेते हैं। तो ये पहले एंट्रीज के बारे में बात करते हैं, तो इसकी 4 से 5 एंट्रीज हैं जो कि अपन पहले समझ रहे हैं। जब अपन कोई भी असेट्स परचेस करेंगे, एंट्री गाइस क्या होगी? असेट्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ रही है? असेट्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, फर्स्ट एंट्री अपनी ये होगी। ठीक है गाइस, इसके बाद हम दूसरी एंट्री इसमें करते हैं कि हमने जितने पैसे के असेट्स परचेस करी है, अगर हम इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते तो क्या होता? तो इन्वेस्ट करते तो इंटरेस्ट रिसीट होता, तो इंटरेस्ट जब रिसीट होगा तो उससे हमारी असेट्स की वैल्यू क्या होगी जी? इंक्रीज। तो हम एंट्री करते हैं असेट्स अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। क्या एंट्री पोस्ट करेंगे जी? असेट्स अकाउंट DR टू इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट जब हमें मिलेगी तो हमारी असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बोलता है कि अगर हम ये कहीं पे और जगह पैसा लगाते तो हम वहां से इंटरेस्ट जनरेट करते, तो इंटरेस्ट जो जनरेट करते तो ये इसी बात पर ध्यान देता है कि अगर हमारी इंटरेस्ट जनरेट होती तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती जी? इंक्रीज होती है इंटरेस्ट से। तो हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। तो असेट्स अकाउंट DR टू इंटरेस्ट। बात करते हैं जी थर्ड की। अब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो जब डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे तो असेट्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी जी? कम हो जाएगी। एंट्री पोस्ट होगी यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू असेट्स अकाउंट। बात समझ में आ रही है जी? यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन टू असेट्स। अब अपन को पता है कि अपन डेप्रिसिएशन P&L में चार्ज करते हैं। एंट्री होगी जी P&L अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी हमने क्या कर दिया? P&L में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दिया, और जो इंटरेस्ट है ये हमारे लिए प्रॉफिट है तो हम इसको P&L में क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री पोस्ट होगी इंटरेस्ट अकाउंट DR
टू P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये 4 से 5 एंट्रीज होती हैं। पहले असेट्स परचेस करनी है, उस पर इंटरेस्ट अगर है तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है जी, जैसे डेप्रिसिएशन भी से P&L में अपन ट्रांसफर करते हैं, वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन है वो लॉस है तो P&L में DR हो गया, और इंटरेस्ट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट हमने P&L में CR कर दी। तो ठीक है गाइस, तो ये हमारी कुछ 4-5 एंट्रीज है असेट परचेस करने की। इंटरेस्ट बता दिया है कि यहाँ पे इंटरेस्ट क्यों लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये बोलता है कि अगर इस पैसे को हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमें क्या मिलता है जी, इंटरेस्ट मिलता। तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। तो हमने यहाँ पे असेट्स की वैल्यू को क्या कर दिया जी, इंक्रीज कर दिया है। ठीक है गाइस, तो इसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज किया, P&L में डेप्रिसिएशन को ले दिया और इंटरेस्ट को P&L में CR कर दिया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है गाइस, तो चलते हैं जी नेक्स्ट। अब इसके इलस्ट्रेशन नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं और जरा ध्यान से समझिएगा। 5 एंट्री बहुत ही सिंपल है जो कि मैंने आपको बता दी, तो मैं इरेज कर रहा हूं गाइस इसको यहां से, और अपन इलस्ट्रेशन नंबर करते हैं इसका, और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, और बहुत ही सिंपल मेथड है ये वाला गाइस, इसमें इतनी कोई डिफिकल्टीज भी नहीं है। तो अपन इसको करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जी क्या कह रहा है, सुनो। अ लीज इज परचेज करिए ऑन 1 अप्रैल 2012 को फॉर 4 इयर्स के लिए, और कॉस्ट है इसकी 2 लाख। इट इज प्रपोज्ड टू डेप्रिशिएट द लीज बाय द एन्युटी मेथड चार्जिंग 5% इंटरेस्ट। तो ये कह रहा है जी एन्युटी मेथड में इसमें कितना % इंटरेस्ट चार्ज होगा जी, 5%। ठीक है जी, उसमें लिखा है रेफरेंस टू द एन्युटी टेबल शो कर रही है कि डेप्रिशिएटेड जो है 1 रुपए की एन्युटी वैल्यू जो हमें दे रखी है, 4 इयर्स चार्ज करेंगे 5% इंटरेस्ट। तो लिखा हुआ है वन मस्ट रिटर्न ऑफ द सम ऑफ रुपीस 0.282012, मतलब 1 रुपए की वैल्यू में अगर हम 0.28 पैसे, मतलब 0.28 के आगे भी दे रखा है, इतने पैसे हम डेप्रिशिएटेड करेंगे तो हमारे 4 साल में पूरा का पूरा पैसा डेप्रिशिएट हो जाएगा। ठीक है जी, और इसमें लिखा हुआ है टू राइट ऑफ 2 लाख का मल्टीप्लाई अपन, मैंने बोला था 1 रुपए की एन्युटी वैल्यू दे रखी होगी और हमने जितने की लीज परचेस करी है उसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जो हमारा अमाउंट निकल जाएगा हमें हर साल उतना क्या करना है जी, डेप्रिसिएशन हमें लगाना है। ठीक है, और इंटरेस्ट हमें कितना % चार्ज करना है, 5% चार्ज करना है। तो ठीक है गाइस, अपन इसको जरा समझते हैं। यहाँ पे मैं लीज अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो लीज अकाउंट को जरा ध्यान से समझना। इसका फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये डेट का कॉलम हो गया जी, ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये अमाउंट का कॉलम, फिर डेट का कॉलम जी, फिर पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। सबसे पहले लीज हमने कितने की परचेस करी है अपन वो देख लेते हैं। तो लीज हमने परचेस करी है यहाँ पे 2 लाख रुपए की। तो गाइस एंट्री यानी लीज अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, डेट चेक कर लेते हैं कौन सी डेट को, 1 अप्रैल को ली है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 1 अप्रैल और ईयर कौन सा है जी, 2012। ठीक है, 2012 को, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि अपन ने एंट्री क्या पोस्ट करी, लीज अकाउंट DR2 बैंक, और कितने रुपए की जी, 2 लाख। बात समझ में आ रही है। तो ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद इसने आगे हमसे बोला है यहाँ पर कि इस पर 5% इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो 5% इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। अपन ने सेकंड एंट्री करी थी क्या, असेट्स अकाउंट DR2 इंटरेस्ट, यानी लीज अकाउंट DR2 इंटरेस्ट। ठीक है गाइस, तो इंटरेस्ट अपन असेट्स की वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपए। 2 लाख का 5% अगर अपन निकालेंगे 2 5 से 10, तो कितना हो गया जी, 10,000 हो गया, और ये हो जाएगी 31 मार्च 2030 एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है गाइस, अब अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या पोस्ट होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट DR2 लीज, तो बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो 31 मार्च 2013 को। ठीक है, और डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, 2 लाख है, इसका मल्टीप्लाई वैल्यू से कराएंगे। 1 रुपए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, 2 लाख टोटल वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे। तो इसका मल्टीप्लाई अपन कराएंगे 0.2012 से। ठीक है जी, इससे मल्टीप्लाई अगर अपन कराएंगे तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी, तो आएगी वो आएगी 56,402, 56,402। ठीक है जी, तो ये आएगा और 0.40, 402.40। ठीक है जी, तो ये आएगा बाय डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है आपको, डेप्रिसिएशन आ गया। अब यहाँ पे जो हमें असेट्स की जो वैल्यू रह गई है 31 मार्च 2013 को, वो हम लिखेंगे जी बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जो हमारा निकलता है वो किसमें निकलता है जी, कैरिड डाउन में। तो इन दोनों को ऐड करा 2,10,000 और उसमें से अपन इसको लेस करा देंगे, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1,53,000, 597.60, 597.60, यानी कि टोटल अमाउंट आ जाएगा 2,10,000। गाइस बात समझ में आ रही है। अब इसको अपन आगे लेके आएंगे, तो ये आएगा 1 अप्रैल 2013।
कुछ स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं कि 31 मार्च लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे 2013, यहाँ पे लिखते हैं 1 अप्रैल 2014। भाई जिस ईयर में क्लोज गया उसके नेक्स्ट डे से तो हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो 1 अप्रैल 2013 को हम यहाँ लिख रहे हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो गाइस बिल्कुल भी गलती नहीं करें, 1,53,597.60, ठीक है जी। तो याद अब हमारा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 31 मार्च 2014 को होगा और टू इंटरेस्ट, ठीक है, टू इंटरेस्ट। तो अपन जो अब इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कितने को 1,53,597.60 into 5%। मैंने जैसे गाइस आपको बताया था कि असेट्स की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होती है और इंटरेस्ट भी हमारा उतना उतना डिक्रीज होता जाएगा। क्यों कि हमारी जब शुरुआत में स्टार्टिंग में जो हमारी असेट 2 लाख की तो 2 लाख में इंटरेस्ट, अब हमारी कितनी की असेट्स की वैल्यू रहेगी 1,53,597.60, उसका 5% अपन लेंगे। तो अपन निकाल लेते हैं जी, इसका जो आ रहा है वो अपने पास आ रहा है इसका 7679.88, ठीक है। फिर हम 31 मार्च 2014, ठीक है, बात समझ में आ रही है, 31 मार्च 2014 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं, बार बार यही आएगा क्योंकि वैल्यू से मल्टीप्लाई कराना है, 56402.40। और यहाँ पे फिर अपन निकालेंगे 31 मार्च 2014 को बाय बैलेंस ब्रॉट कैरिड डाउन, ठीक है जी। तो कैरिड डाउन में इसका बैलेंस निकालते हैं तो बैलेंस आएगा 1,04,875, 1,04,875.08, ठीक है जी। तो इसका हमारा टोटल यहाँ पे दोनों का टोटल कर देंगे और जो दोनों का टोटल आएगा वो अपना आएगा 1,61,277, 1,61,277.48, ठीक है गाइस, 0.48, 1,61,277.48। अब हम बैलेंस को आगे लेके आएंगे तो 1 अप्रैल 2014 को ही बैलेंस आगे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, कितना जी 1,04,875.08, ठीक है जी। अब जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो इस वैल्यू पर चार्ज होगा 31 मार्च 2015 को, ठीक है, टू इंटरेस्ट, ठीक है गाइस, टू इंटरेस्ट। तो मैं लिखता भी जा रहा हूं यहाँ पे वैल्यू यानी 1,04,875.08, इस पर अपना चार्ज होगा जी कितना परसेंट, 5% इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 5% इंटरेस्ट जो अपना आएगा वो आएगा जी आपका 5243.75, ठीक है। और 31 मार्च यहाँ पे क्लोजिंग ईयर अपना 15 है, 31 मार्च 2015 को ही अपना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बाय डेफिनेशन निकालने की जरूरत तो नहीं है अपन को, यही आएगा 56,402.40। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेशन कैसे लग रहा है, एसएलएम के तरीके से लग रहा है, स्ट्रेट लाइन, मतलब यही डेफिनेशन लगता रहेगा, ठीक है जी। अगर देखें तो और 31 मार्च 2015 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो कैरिड डाउन की बात करेंगे तो माइनस कराने का इसका बैलेंस आएगा 53716.43, ठीक है गाइस, 0.43 टोटल यहाँ पे करेंगे इसका यहाँ पे जो टोटल आएगा वो अपना टोटल जो आ रहा है जी वो आ रहा है 1,10,118, 1,10,118.83, ठीक है, 0.83 यानी 1,10,118.83, ठीक है। अब इसको बैलेंस को आगे लाते हैं यानी 1 अप्रैल 2015 यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आएगा जी 53716.43, ठीक है। अपन यहाँ पर वही टू इंटरेस्ट अब इंटरेस्ट जो लगेगा इसको कितने पे लगेगा, वैल्यू लगेगी 53716.43 और इसका कितना परसेंट जी 5%। ये कौन सी डेट को 31 मार्च 2016, ठीक है, 31 मार्च 2016 का 5% निकालेंगे वैल्यू का तो ये निकल के आएगा जी 2685.82, 2685.82, ठीक है जी, 2685.82। इसका अगर हम टोटल करेंगे तो ये हमारा टोटल आएगा 56402.40, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 31 मार्च 2016 बाय डेप्रिसिएशन 56402.40 ही अपना डेप्रिसिएशन है, टोटल करेंगे दोनों साइड का बराबर बराबर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये बात समझ में आई आपको, तो ये अपन ने करा यहाँ पे जो भी। तो अब कहने का मतलब ये है
कि अपन ने ये जो करा है लीज अकाउंट जो अपन ने बनाया, तो अपन ने इसमें बात करी थी एन्युटी मेथड से करने के लिए कि इसमें एक तो इंटरेस्ट और जो असेट्स की वैल्यू है उसको यूजफुल लाइफ में क्या कर दिया जाता है कि डेप्रिशिएट करने पर रिटर्न ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो इसकी 4 साल बाद बचेगी वो कितनी थी 0। ये देखो अपन ने इंटरेस्ट लगाया 2685.82, ये टोटल अपना यहाँ पे आया है और अपन ने बाय डेप्रिशिएशन इतना लगाया और यहाँ पर हो गया जी ये क्लोज। बात समझ में आ रही है? तो ये था जी आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है, बात समझ में आ रही है? इलस्ट्रेशन नंबर 4 मतलब यहाँ पे आप इसका टोटल करोगे तो 25 के समथिंग आएगा, मतलब वो पॉइंट की वैल्यू में डिफरेंस है 56402.25 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वो 25 के अपन लिख देंगे, मतलब थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस है और कोई बात नहीं है, बाकी का सारा एज इट इज है। बात समझ में आ रही है? तो ये अपना था, तो ये अपन ने करते बाय डेफिनेशन लगा के अपन ने इसको कंप्लीट करा दिया है। आप कैलकुलेटर से करो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है कि लीज अकाउंट बनाया था अपन ने। इसमें बस दो चीज याद रखनी है, एक तो इंटरेस्ट का और एक अपन को इसका याद रखना है कि इसकी जो वैल्यू है उसको रिटर्न ऑफ कराना है। तो 4 साल के लिए इसने लीज पे लिया था, 4 साल में इसकी वैल्यू हो गई 0। जैसे कि आप देखेंगे अपने सॉल्यूशन में 5.13 पेज का लीज का सॉल्यूशन दिया हुआ है, अगर इसको अच्छे से देखें तो अपना ये जो आ रहा है ये हो गया टोटल बाय डेफिनेशन कर दिया, खत्म कर दिया है। उसके बाद एक पी एंड एल अकाउंट बना रखा है, तो अपन ने पी एंड एल की भी एंट्री बता दी कि इंटरेस्ट पी एंड एल में क्रेडिट करते हैं और डेप्रिसिएशन को पी एंड एल में डेबिट करते हैं। तो एंट्री पोस्ट करी थी डेप्रिसिएशन अकाउंट सॉरी पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन वाली लॉस है, तो आगे बढ़ सकते हैं पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन। तो पी एंड एल के अकाउंट में देखो टू डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं इंटरेस्ट की, तो पी एंड एल में सीआर करेंगे, एंट्री पोस्ट होगी जी इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू पी एंड एल, तो यानी कि हमने क्या कर दिया टू बाय इंटरेस्ट, तो बाय इंटरेस्ट इसमें दिया हुआ। तो ठीक है गाइस, ये दो एंट्री आपको याद रखनी है पी एंड एल में ट्रांसफर करने की। तो गाइस ये था अपना एन्युटी का क्वेश्चन। अब बात करते हैं सिंकिंग फंड मेथड के बारे में, ठीक है गाइस। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जो इसमें मेन पॉइंट्स वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। देखो तो इंटरेस्ट जैसे जैसे असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, असेट हमारा इंटरेस्ट वैसे वैसे क्या होता जा रहा है जी, डिक्रीज होता जा रहा है। यहां पे पहले 10000 था, असेट्स की वैल्यू 2 लाख थी, यहां पे वैल्यू इतनी है, इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया। यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू और कम हो गई, इंटरेस्ट और कम हो गया। यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू और कम हो गई तो इंटरेस्ट और कम हो गया, और इसका जो टोटल है वो यहाँ पे अपने बाय डेफिनेशन करा दिया है। पॉइंट के बाद की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉइंटर में डिफरेंस आ जाता है, इतना कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और यहाँ पे दोनों बराबर अपने आ गए, ठीक है। तो ये तो अपना लीज का अकाउंट। अब बात करेंगे सिंकिंग फंड मेथड के बारे में, जो कि गाइस आपको बहुत ही अच्छे से एक ही बार में क्लियरली तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अपन सिंकिंग फंड के बारे में बात कर रहे हैं, उस मेथड से किस तरीके से अपन इसको करने वाले हैं वो जरा देखते हैं। सिंकिंग फंड मेथड, और गाइस को अच्छे से समझना है क्योंकि ये हमारा डिवेंचर में भी काम आएगा। सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। अभी सिंकिंग फंड मेथड में क्या क्या सिस्टम है वो जरा पहले समझते हैं। गाइस सिंकिंग फंड मेथड का मतलब है कि हमें इस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है, तो जितना डेप्रिसिएशन हम असेट्स पर चार्ज करेंगे उतने रुपए का हम एक सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे, मतलब उतने ही अमाउंट का एक सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे उस फंड, और उस फंड को हम क्या कराएंगे जी, इन्वेस्ट कराएंगे। कहने का मतलब क्या है, यानी कि हमने कोई डेप्रिसिएशन लगाया, मान लीजिए 50,000 का, ठीक है, तो हमने 50,000 का एक सिंकिंग फंड क्रिएट करा, उसे अपन यहां पे लिख रहे हैं डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड, ठीक है, बात समझ में आ रही है। डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड क्रिएट करा, ठीक है, तो हमने 50,000 का डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड क्रिएट करा। अब हमने क्या करा कि इस फंड को इन्वेस्ट कराया जी, क्या करवाया जी, इसको इन्वेस्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो जरा ध्यान समझना। 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो ये कह रहे हैं कि जी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो उतने रुपए का एक फंड क्रिएट कर लें, ठीक है जी, हम फंड क्रिएट कर रहे हैं। फंड क्रिएट कर लिया हमने 50,000 का, 50,000 का फंड क्रिएट कर लिया, तो उस फंड का करें क्या, अगर उसको हम ऐसे ही रख के रखेंगे तो 50,000 रुपए हमारा कोई फंड है, तो वो हम 10 साल बाद भी देखेंगे तो फंड हमारा 50,000 ही रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस फंड को इन्वेस्ट कराया, मतलब कि इतने रुपए के 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हमने खरीद लिए। बात समझ में आ रही है, इन्वेस्टमेंट हमने 50,000 खरीद लिए। 50,000 की इन्वेस्टमेंट अगर हम खरीदेंगे, बाजार में अपना पैसा लगाएंगे, मार्केट के अंदर अगर अपन पैसा लगाएंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मान के चलते हैं 10,000 अपन को मिल गया, तो 50,000 और 10,000 टोटल कितने हो गए जी, हमारे पास 60,000 हो गए। लेकिन अगर हम इसको इन्वेस्ट नहीं करते तो ये 50,000 के फंड का मतलब 50,000 ही रहता, तो हमने यहाँ पे 60,000 रुपए बना लिए। अब हमने क्या करा कि ये 60,000
हमारे पास हो गई, यानी कि हमने 50,000 इन्वेस्ट करा, इसमें 10,000 इंटरेस्ट हमें मिल गई। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 60,000 की वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो 60,000 की वैल्यू आ रही है। अब गाइस जरा बात से समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास 10,000 का जो इंटरेस्ट आया है, इसको भी हम अगली साल फिर क्या करेंगे जी, इन्वेस्ट करेंगे। एक तो 10,000 और प्लस 50,000 का जो हमारा हर साल जो हम फंड क्रिएट करते हैं उसको जो हम इन्वेस्ट करते हैं, यानी 10,000 रुपीस का इंटरेस्ट जो है उसको भी इन्वेस्ट करेंगे, और 50,000 का हमें हर साल जो करना है हम वो तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, प्लस 10,000 जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुई है हमने वो भी इन्वेस्ट कर दिया है। इसे बोलते हैं अपन पैसे से पैसा बनाना। बात समझ में आ रही है? एक बार दोबारा समझते हैं। 50,000 का डेप्रिसिएशन आपने करा, इतने के बराबर आपने फंड क्रिएट करा, 50,000 रुपीस का फंड क्रिएट कर लिया। 50,000 का फंड क्रिएट करने के बाद आपने क्या करा कि अगर उसको फंड को एज इट इज अगर आप क्रिएट करके रखेंगे, ठीक है, तो क्या ये बढ़ सकता है कि कभी इंक्रीज नहीं होगा। फंड जैसा 50,000 रुपए तो एज इट इज 50,000 रहेगा। तो हमने क्या करा, इसको मार्केट में इन्वेस्ट कराया। 50,000 रुपए मैंने जब इन्वेस्ट कराया, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, और ये सारा काम होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन जो लगता है वो एट द एंड ऑफ द ईयर लगता है, ठीक है। 50,000 हमने इन्वेस्ट कराया। 50,000 जो हमने इन्वेस्ट कराया तो हमने मार्केट में पैसा लगा दिया। अब हमें पता है कि हमने ये जहां पे भी लगाया वहां पे हमें 20% का रिटर्न मिलेगी, ठीक है, इन्वेस्ट कराया। तो हमें मान के चलते 50,000 पे 20% हमें कितना इंटरेस्ट रिसीव हो गया जी, 10,000 का इंटरेस्ट रिसीव हो गया इन्वेस्टमेंट पे। तो यानी कि हमारा 50,000 का इन्वेस्टमेंट था वो तो एज इट इज रहा, उस पर इंटरेस्ट और मिल गई हमें जी 10,000। ये था फर्स्ट ईयर। अब यानी कि एक बात याद रखना, ये जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर करेंगे, फर्स्ट ईयर में एट द एंड ऑफ द ईयर लगेंगे, तो इंटरेस्ट जो है वो हमें कब मिलेगा जी, सेकंड ईयर में मिलेगा। भाई अगर आज कोई स्टार्टिंग ईयर है 1 अप्रैल 30, तो इसका क्लोजिंग है 31 मार्च 14, तो हमने इन्वेस्टमेंट कौन सी डेट को किया होगा जी, 31 मार्च 2014 को। तो इसका जो पैसा अपन को मिलने वाला है, यानी इस इन्वेस्ट पर जो इंटरेस्ट मिलेगी वो 1 साल बाद मिलेगी। तो हमें वो कौन सी डेट पे मिलेगी, 31 यानी 31 मार्च 2015 को हमें इंटरेस्ट मिलेगी। बात समझ में आ रही है गाइस? तो ये है कि हमें सेकंड ईयर के लास्ट में इंटरेस्ट मिली 10,000, ठीक है। हमें सेकंड ईयर में फिर इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन हर साल लगाना होता है। तो हमने डेप्रिसिएशन मान के चलते हैं, जो भी डेप्रिसिएशन आ रहा होगा, फिर अपन ने फिर 50,000 का हम जो फंड हर साल क्रिएट करते हैं 50,000 का, वो हमने 50,000 का क्रिएट किया, प्लस ये जो इंटरेस्ट है अभी पड़ी रहेगी, इसका क्या करें। तो हमने क्या करा, ये जो इंटरेस्ट की रिसीट हुई है ना, ये हमने अगले साल फंड के साथ इन्वेस्ट करा दी। तो 10,000 तो ये जो आए थे वो, और 50,000 हर साल जो हम फंड क्रिएट करते हैं, तो टोटल हमारे पास अब कितना अवेलेबल है, 60,000। तो हमने 60,000 को क्या करा दिया जी, इन्वेस्ट करा दिया। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूं, तो एक तो मेरा फर्स्ट ईयर में 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, एक तो ये, प्लस सेकंड ईयर में मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो गया तो 60,000, तो मेरे पास टोटल 1,10,000 पर 20% मेरे को मिलेगा, यानी कितना जी, 22,000। बात समझ में आ रही है? यानी 1,10,000 पर 20% अगर अपन लेंगे तो अपन को 22,000 इंटरेस्ट मिलेगी। अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करूं, तो मैं फोर्थ ईयर में कितना पैसा इन्वेस्ट कराऊंगा, जरा ध्यान से समझो। यानी कि अपना सेकंड ईयर के लास्ट में कराया तो थर्ड ईयर में, हाँ, तो अपन थर्ड ईयर की बात करते हैं, तो थर्ड ईयर में अपन कितना पैसा इन्वेस्ट कराएंगे, जरा ध्यान समझो। 50,000 तो अपन को कराने हर साल फंड क्रिएट करते हैं, और 22,000 रुपए अपन और क्रिएट कराएंगे, तो टोटल हम 72,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी अपन इन्वेस्ट कराएंगे, ठीक है गाइस। तो अपन क्या कर रहे हैं, पैसे से पैसा बना रहे हैं। हर साल का फंड यानी डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड बनाया, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड, उसको अपने इन्वेस्ट करा दिया। इसको फंड को रख के करेंगे क्या, तो अपन ने इन्वेस्ट कराया, उससे जो इंटरेस्ट मिला है उससे को भी हमने इन्वेस्ट करा दिया। अब आपको मैं दो बात बताता हूं, एक होता है जी क्यूमुलेटिव और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचय, अगर हम उसको हिंदी में बात करें संचय, इकट्ठा। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है उसको भी हम क्या करा रहे हैं, इन्वेस्ट करा रहे हैं, तो सब बोलते हैं क्यूमुलेटिव। तो हमें इसमें क्यूमुलेटिव ही पढ़ना है, यानी कि हमें क्या करना है, संचय करना है, यानी क्यूमुलेटिव करना है, फंड के साथ इंटरेस्ट को भी जो है वो भी इन्वेस्ट कराना है, ठीक है। तो ये है आपका फंडा, इस तरीके से इसमें चलेगा। अब बात करते हैं दूसरी, यानी कि जिस साल हम इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिस साल हम इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेंगे उस साल पैसा हम इन्वेस्ट कर नहीं सकते। भाई जिस साल आप इन्वेस्टमेंट ही सोल्ड करोगे आप उस साल इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको दूसरी बात याद रखनी है। थर्ड बात ये याद रखनी है कि अगर इन्वेस्टमेंट को बेचने से अगर हमें प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, दो ही हो सकते हैं, तो प्रॉफिट या लॉस। इन्वेस्टमेंट को बेचने से अगर हमें प्रॉफिट होगा तो डीएसएफ में जाएगा, और लॉस होगा तो भी डीएसएफ में जाएगा। बस फर्क कितना है, प्रॉफिट के केस में, अगर किसकी बात करूं मैं, प्रॉफिट के केस में, तो ये डीएसएफ क्या हो जाएगा हमारा, डिवेंचर सिंकिंग फंड, सॉरी डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड हमारा सीआर होगा,
और लॉस के केस में हमारा डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड क्या हो जाएगा जी, डीआर। ये दो चीज आपको याद रखनी है, सीआर और डीआर। प्रॉफिट के केस में यानी डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड को हम प्रॉफिट के केस में सीआर करेंगे और लॉस के केस में डीआर करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, बस डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड, ठीक है। तो ये प्रॉफिट और लॉस यानी एज अ P&L की तरह वर्क करेगा। अब हम इसको क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें जब असेट्स परचेज करनी होगी, जब उसकी यूजफुल लाइफ बंद खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमें कोई नई असेट्स परचेज करनी होगी तो हम उसे क्या कर लेंगे जी, इस फंड से रिप्लेस कर लेंगे। इसलिए ये मेथड काम में आता है, मेन है काम में आने का मेथड। क्यों, क्योंकि हम जब एट द एंड ऑफ द जब ईयर यानी इसकी जो यूजफुल लाइफ का लास्ट होगा, द एंड होगा, तो उस समय जो हमें नई असेट्स की परचेज करने की जरूरत होगी तो हम इसको क्या करेंगे, इससे रिप्लेस कर लेंगे, जिससे हमारे पास वर्णन नहीं पड़ेगा उस टाइम। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड, ठीक है। जितना फंड क्रिएट करेंगे उतना इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट में हमें इंटरेस्ट। अब इन्वेस्टमेंट कहां करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कर सकते हो जी, बॉन्ड्स में कर सकते हो, गवर्नमेंट पेपर्स में कर सकते हो, वहां से हमें इंटरेस्ट जनरेट होगी, ठीक है। तो ये है डीएसएफ का यानी सिंकिंग फंड मेथड, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड, ठीक है। अभी अपन इसकी एंट्रीज कर रहे हैं और आपको इजी वे में समझ में आने वाला है। बस आपको याद रखना है कि जो फंड अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगी अपन उसको भी इन्वेस्ट कराएंगे, ठीक है गाइस। तो ध्यान से जरा समझते हैं और इसकी एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो गाइस इसकी एंट्रीज जरा समझते हैं, क्या एंट्रीज हो सकती है और क्या नहीं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले कोई भी अपन ने असेट्स परचेज करी, ठीक है। तो असेट्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बात समझ में आ रही है। असेट्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। उसके बाद फिर हमने क्या करा, असेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो असेट्स पर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, जरा ध्यान से समझते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू असेट्स करना है ना। अब मैं टू असेट्स नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं यानी डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड। बात समझ में आ रही है, क्या कर रहा हूं, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड यानी डीएसएफ, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड अकाउंट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब जो डेप्रिसिएशन इसको पहले P&L सेट ऑफ करा दिया, एंट्री पोस्ट करूंगा P&L अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है गाइस। बात समझ में आ रही है, यानी कि असेट्स परचेज करने की एंट्री, डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन से मैंने असेट्स की वैल्यू को कम नहीं किया, मैंने डेप्रिसिएशन फंड क्रिएट कर लिया। क्या कर लिया जी, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड क्रिएट किया और इस डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर किया, ठीक है। असेट्स की वैल्यू से डाउन नहीं करेंगे, असेट्स की वैल्यू लास्ट में ट्रांसफर होगी डीएसएफ में, कब, जब एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ इसकी हो जाएगी। यार यूजफुल लाइफ इसकी जिस टाइम पर लास्ट होगी हम उस साल इसको आपको करने वाली है, फर्स्ट ईयर की एंट्री चल रही है, ठीक है। बात जरा समझने की कोशिश करना। असेट्स परचेज करी तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया तो असेट्स की वैल्यू ना डिक्रीज करके डीएसएफ फंड क्रिएट कर लिया, फिर P&L। अब हम क्या कर रहे हैं, जो जितना फंड आपने क्रिएट किया उतने को इन्वेस्ट कराना है, यानी कि डी यानी डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ रही है क्या, यानी डीएसएफ यानी डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने एट द एंड ऑफ द ईयर किया है, ठीक है। तो हमने डीएसएफ फंड इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए। अब हमने क्या करा जी, यहां तक कहानी बात समझ में आई। असेट्स परचेज करने की एंट्री, डेप्रिसिएशन का फंड क्रिएट कर लिया, डेप्रिसिएशन को P&L में ट्रांसफर कर लिया और डीएसएफ फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट यानी जितने का फंड क्रिएट करा उतने की अपन ने इन्वेस्टमेंट खरीद लिए। तो ये तो अपन ने कर दिया जी फर्स्ट ईयर में। अब मैं बात करता हूं जरा सेकंड ईयर के बारे में। तो सेकंड ईयर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उसको थोड़ा सा ध्यान समझना। ये एंट्री नहीं होगी भाई, असेट्स तो आप एक ही बार परचेज करोगे तो आप ये वाली एंट्री नहीं होगी। अगर हमने सेकंड ईयर में कोई एसेट्स परचेज करी होगी तो होगी, नहीं तो ये वाली एंट्रीज की अब नहीं होगी अगर पुरानी एसेट्स ही है तो, ठीक है। अब सेकंड ईयर में अपन लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने फर्स्ट ईयर में ये इन्वेस्टमेंट किया था इस पर अपन को इंटरेस्ट होगी रिसीट। तो इंटरेस्ट जब रिसीट होगी तो एंट्री क्या पोस्ट होगी जरा उसको समझते हैं। बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। गाइस बात समझ में आ रही है क्या, यानी कि इस पर हमें इंटरेस्ट रिसीट हुई है। डीएसएफ फंड जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीट हुई, तो अपना बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने ये एंट्री पोस्ट कर दी। डीएसएफ में शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड। उसके बाद गाइस क्या होगा,
कि अब अपन जो हर साल की तरह हमें जो काम करना है अपन वो काम करेंगे, लेकिन अपन ने एक बात बताई थी कि जो इंटरेस्ट आई है उसको भी हमें इन्वेस्ट कराना है। तो इन्वेस्ट तो हम तभी करा सकते हैं जब वो पैसा किस अकाउंट में पड़ा हो हमारे पास, डीएसएफ में पड़ा हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट को डीएसएफ में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री पोस्ट होती है इंटरेस्ट ऑन डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू डीएसएफ अकाउंट डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है जी, ये अपन ने एंट्रीज में ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस पैसे को भी हम इन्वेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, एक बात, इन दोनों की जगह पर आप एक एंट्री भी कर सकते हैं। वो एंट्री क्या होती है, ये अपना यहाँ पे सीआर था, यहाँ डीआर हो गया, अल्टीमेटली एक एंट्री पोस्ट हो गई बैंक अकाउंट डीआर टू डीएसएफ अकाउंट। ये भी एंट्री आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों एंट्री पोस्ट अलग अलग करनी तो आप अलग अलग कर सकते हैं, और एक साथ करनी तो ये भी डायरेक्ट एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू डीएसएफ। यानी कि इंटरेस्ट रिसीट की एंट्री है जो हमने फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया था, उसकी इंटरेस्ट हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ईयर की फर्स्ट ईयर की तरह हम फिर जो काम अपन करते हुए आ रहे हैं वही अपन काम करेंगे। यहां पर जी डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू डीएसएफ अकाउंट फंड क्रिएट हो गया। डेप्रिसिएशन को पहले पी एंड एल में ट्रांसफर कर देते हैं, पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यानी कि वही इन दोनों की जगह एक एंट्री कर सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीट करा है। फर्स्ट ईयर में जो इन्वेस्टमेंट करा था उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीट होगी, उस इंटरेस्ट को भी अगर हमें इन्वेस्ट कराना है तो वो हमें डीएसएफ में ट्रांसफर करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना पैसा डीएसएफ में होगा उतना ही अपन लोग क्या करा सकते हैं जी, इन्वेस्ट करा सकते हैं। तो अपन ने क्या करा, डीएसएफ में ट्रांसफर कर दिया। यहां तक की बात समझ में आई। उसके बाद फिर जैसे अपन ने फर्स्ट ईयर में फिर वही डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू डीएसएफ। असेट्स तो कम नहीं कर सकते, उसके लिए फंड क्रिएट कर रहे हैं, ये कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम असेट्स को एक साथ ही एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ में खत्म करेंगे। जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म होगी, दी एंड होगी, तब हम उस काम को करने वाले हैं। तो टू डीएसएफ, फिर अपन ने पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन था उसे पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। अब मैं बात करूं सेकंड ईयर में भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक तो ये वाला डीएसएफ है और एक ये वाला डीएसएफ है। इन दोनों की अमाउंट को ऐड करके अपन करेंगे। एंट्री क्या पोस्ट होगी, डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर, यानी कि डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है। तो यही एंट्री कंटिन्यू हमारी चलती रहेगी। फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर की। अब थर्ड ईयर में अगर अपन बात करें तो एक तो अपना ये वाला इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर का, एक अपना ये वाला इन्वेस्टमेंट सेकंड ईयर का। इन दोनों पर हमें ऐड करके इंटरेस्ट मिलेगी थर्ड ईयर। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। एक बार गाइस दोबारा बताते हैं, असेट्स परचेज करी, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करके असेट्स की वैल्यू को डिक्रीज नहीं किया, फंड क्रिएट कर लिया, और ये डेप्रिसिएशन को पी&एल से चार्ज कर दिया। जितना फंड क्रिएट करा उतने की इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट पर हमें इंटरेस्ट मिली, तो अपन ने ये एंट्री करी, बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और इसको भी हमें इन्वेस्ट कराना है तो हमें डीएसएफ में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो हमने इंटरेस्ट ऑन डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू डीएसएफ कर दी। आप इन दोनों की जगह पे सीधे एक एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डीआर टू डीएसएफ। ठीक है, उसके बाद फिर जब ये इंटरेस्ट हमारा डीएसएफ में चला गया तो इसका मतलब हम इसको इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू डीएसएफ सेकंड ईयर में जो अपन ने करना है, जो फर्स्ट ईयर में करा, तो वो डीएसएफ फंड क्रिएट करेंगे, डेप्रिसिएशन को पी&एल में ट्रांसफर कर दिया। अब एक ये डीएसएफ का पैसा और एक ये डीएसएफ, इन दोनों को मिला के इन्वेस्ट करा दिया डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो हमें यहाँ पे एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट ये हो गया, एक इन्वेस्टमेंट ये हो गया। ऐसे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर कंटिन्यूअस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जिस साल इसका एंड होगा उस साल हमें ये क्या करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमें सीधे एंड मतलब फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर जो भी होगा मैं अब एंड वाली एंट्रीज पोस्ट कराऊंगा। ठीक है, ये तो आपको आई होप कि समझ में आई होगी। इस तरीके से थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर जितने भी साल का होगा कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग चलता रहेगा। अब अपन इसकी यूजफुल लाइफ के एंड की बात करते हैं कि उस समय पे क्या एंट्रीज पोस्ट होंगी। आई होप कि गाइस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत जगह पे ये काम आएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो जो कि नहीं हो। अब अपन कर रहे हैं एट यानी लास्ट में। ठीक है, जो भी अपना लास्ट ईयर होगा, लास्ट ईयर के एंट्रीज पोस्ट होगी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीट होगा, तो बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन डीएसएफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, अकाउंट, इसको अपन ट्रांसफर करेंगे डीएसएफ में, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू डीएसएफ।
बात समझ में आ रही है? इसकी जगह पे एक एंट्री मैंने आपको बता दी थी, बैक टू डीएसएफ भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री करेंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू डीएसएफ अकाउंट। ठीक है जी, थर्ड ईयर का भी कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं वो नहीं होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जरा ध्यान समझना, हम इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करेंगे। जब हम इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर रहे होंगे तो एंट्री क्या पोस्ट होगी जी, पैसा आ जाएगा हमारे पास बैंक अकाउंट डीआर सेल करने पे टू डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बात समझ में आ रही है? तो पैसा आ जाएगा उस इन्वेस्टमेंट को बेचने पे। इन्वेस्ट नहीं किया मैंने यहाँ पे पैसा, मैंने बता दिया है लास्ट ईयर में पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। तो बैंक, क्योंकि जिस साल अपन सोल्ड आउट करेंगे तो उस साल इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं हम, तो बैंक अकाउंट डीआर टू डीएसएफ इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ एंट्री है, अगर डीएसएफ इन्वेस्टमेंट से अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो जरा एंट्री ध्यान समझना, डीएसएफ में क्रेडिट होगा और अगर लॉस होगा तो डीएसएफ में डेबिट होगा। तो अपन को प्रॉफिट हुआ है तो अपन एंट्री करेंगे डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू डीएसएफ अकाउंट। ठीक है जी, ये है इफ प्रॉफिट। कौन से केस में जी, इफ प्रॉफिट के केस में। सिक्स्थ एंट्री, अगर लॉस होता तो एंट्री पोस्ट होती डी एस एफ अकाउंट डीआर टू डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि लॉस के केस में इफ लॉस। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है क्या? यानी डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू डीएसएफ प्रॉफिट के केस में और डीएसएफ अकाउंट डीआर टू डीएसएफ इन्वेस्टमेंट ये किसी केस में जी लॉस। एज अ पी एंड एल की तरह वर्क करेगा। प्रॉफिट होता है तो पी एंड एल में सीआर और लॉस होता है तो पी एंड एल में डीआर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करते हैं, सेवंथ एंट्री में यहां कर देता हूं। सेवंथ एंट्री क्या होगी, अब जो डीएसएफ का पैसा है उसको अब अपन क्या करेंगे, उससे असेट्स को सेट ऑफ कराएंगे। एंट्री डीएसएफ अकाउंट डीआर टू असेट्स। ठीक है, एक बार में खत्म कर दिया। हर साल वो डेप्रिसिएशन से असेट्स को कम नहीं कर रहे थे, वो इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि अपन उसको लास्ट ईयर में कम करेंगे। डीएसएफ अकाउंट डीआर टू असेट्स। उसके बाद एंट्री नंबर 8, अगर डीएसएफ के अकाउंट में कोई पैसा अगर हमारे पास फिर भी बच रहा है तो उसे हम कहां पे ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व। बात जरा ध्यान से समझना, डीएसएफ अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। यानी कि अगर डीएसएफ में फिर भी कोई पैसा बच रहा होगा तो उसे भी हमें खत्म करना है। तो हमने डीएसएफ जो हम सीआर करके जो फंड क्रिएट कर रहे थे खत्म कर देंगे, डीएसएफ अकाउंट डीआर हो जाएगा और जनरल रिजर्व में ये सीआर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगर डीएसएफ में लॉस है, अगर डीएसएफ में पैसा नहीं बच रहा उल्टा कम पड़ रहा है तो हम क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डीएसएफ अकाउंट। अगर कोई भी डेफिसिट बैलेंस आता है, अगर सरप्लस है तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा और अगर कोई डेफिसिट आता है तो पी एंड एल में हमें डीआर करना पड़ेगा, पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डीएसएफ। अगर डीएसएफ में पैसा कम है तो, और अगर ज्यादा है तो उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ये लास्ट ईयर की एंट्री है, सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीट करने की, डीएसएफ में ट्रांसफर करने की। ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन जो अपन लगा रहे हैं वो करेंगे, बैंक्स अकाउंट डीआर टू डीएसएफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट करने की। अगर प्रॉफिट है तो डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू डीएसएफ और अगर लॉस है तो डीएसएफ अकाउंट डीआर टू डीएसएफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है गाइस, और डीएसएफ से फिर असेट्स को क्या करेंगे, खत्म कराएंगे। तो डीएसएफ अकाउंट डीआर टू असेट्स कर देंगे क्योंकि हमने हर साल असेट्स को डिक्रीज नहीं किया था, ये हम लास्ट ईयर में कर देंगे। फिर डीएसएफ अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व अपन ने कर दिया। ठीक है, अगर पैसा डीएसएफ अकाउंट में अगर हमारे पास सरप्लस बच रहा है तो उसे हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर डीएसएफ में अगर कोई भी डेफिसिट बैलेंस आ रहा है, मतलब डीएसएफ का पैसा कम है, तो हम फिर कहां पर से पैसा ले लेंगे जी, पी एंड एल से ले लेंगे, पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डीएसएफ। आई होप कि ये एंट्री आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यानी इसमें जो कहानी है वो हमारी लास्ट ईयर की थोड़ी सी अलग है, बस उसमें करना क्या, इन्वेस्ट नहीं कराना पैसा, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट करना है, प्रॉफिट होगा तो डीएसएफ में क्रेडिट और लॉस होगा तो डीएसएफ में डेबिट। उसके बाद हम डीएसएफ से असेट्स को खत्म कराएंगे तो डीएसएफ अकाउंट डीआर टू असेट्स। ठीक है, अगर डीएसएफ अकाउंट में फिर भी हमारे पास कोई सरप्लस बच रहा है, पैसा बच रहा है तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। और अगर डीएसएफ में हमारे पास पैसा कम पड़ रहा है, यानी डेफिसिट बैलेंस है, तो हम लोग पी एंड एल से उसको ले लेंगे, पी एंड एल अकाउंट डीआर टू डीएसएफ। ठीक है गाइस, क्योंकि अपन को डीएसएफ अकाउंट क्या करना है, क्लोज करना है। आई होप कि आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है गाइस, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। फिर चलते हैं अपन इसके इलस्ट्रेशन पे और इलस्ट्रेशन को अपन कर लेंगे जी कंप्लीट। तो आई होप कि ये एंट्रीज तो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, जो सारा काम अपन जो करते हैं ना फंड में क्रिएट करने का और डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, ये आपको सबको पता है कि अपन एट द एंड ऑफ द ईयर करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका एक इलस्ट्रेशन अपन लेते हैं और इलस्ट्रेशन करेंगे अपन
तो इलस्ट्रेशन जो है वो है आपका पेज नंबर 5.15, ठीक है जी, 5.15 पर है। अब देखो इसमें लिखा हुआ ऑन 1 अप्रैल 2013 को जेट लिमिटेड ने परचेज कराया द लीज अ प्रॉपर्टी फॉर रुपीस 10 लाख, ठीक है जी। द लीज वुड एक्सपायर 31 मार्च 2016 को। तो देखो 1 अप्रैल को लिया है, 1 अप्रैल 13 को लिया है और 31 मार्च 16 को ये क्लोज हो जाएगी। तो यानी कि 13 कितने अगर ईयर होगा 13 14 14 15 और 15 16 यानी कि हमारे पास 3 साल है, 3 साल में क्लोज हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं अपन, लिखा हुआ है जी इसमें जेड और जेड लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो सेटअप अ सिंकिंग फंड क्रिएट करेगी, ठीक है जी। सिंकिंग फंड के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। द सिंकिंग फंड वाज मेड द क्रेडिट और डेबिट विद द एनुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट एंड एनी प्रॉफिट और लॉस मेड द रियलाइजेशन द सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि सिंकिंग फंड में डेबिट और सिंकिंग फंड में क्रेडिट के लिए बोला है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। द सिंकिंग फंड वाज मेड टू रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एंड एनी सम मेड अवेलेबल टू द सिंकिंग फंड वर बी इमीडिएटली इन्वेस्टेड एक्सेप्ट द टर्मिनेट द फंड। हमें ना इमीडिएटली वो क्या करना है जी, इन्वेस्ट करना है। जितना फंड अपन क्रिएट करेंगे अपन को पता है कि उतना पैसा अपन को क्या करना है, इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट कराना है। उसके बाद उन्होंने दे रखा है ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, वो अपन को दे रखे हैं 3 इयर्स के दे रखे हैं। 2014 में 31 मार्च को उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया फ्रॉम प्रॉफिट से 3,20,000 का, यानी कि इतने का डेप्रिसिएशन लगा है और इतना ही पैसा अपन को इमीडिएटली इन्वेस्ट कराना है। फिर अपन बात करते हैं जी 13 अक्टूबर 2014 की। इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो था उसकी ओरिजिनली जो कॉस्ट थी वो थी 1,10,000 और इन्होंने सोल्ड कर दिया जी 1,20,000 में, ठीक है जी। उसके बाद अपन बात करते हैं जी नेक्स्ट, इन्होंने फिर 31 मार्च 2015 को इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, वो प्रॉफिट हुई 3,20,000 का, इन्होंने वही फंड क्रिएट किया है। अपन को उतना ही पैसा अपन को इन्वेस्ट कराना है विद इंटरेस्ट के साथ। तो इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट पर रिसीट हुई है वो अपन को 16,000 हुई है, तो अपन 3,20,000 को तो कराएंगे प्लस 16,000 जो इंटरेस्ट रिसीट हुई है अपन उसको भी इन्वेस्ट कराएंगे। फिर 9 अगस्त 2015 को इन्होंने इन्वेस्टमेंट जिसकी ओरिजिनली कॉस्ट थी 2,10,000 उसको 20,000 के प्रॉफिट में सेल कर दिया और उसको रीइन्वेस्ट भी करा दिया, यानी 2,10,000 20,000 के प्रॉफिट पे 2,30,000 पे अपन ने सोल्ड कर दिया और जितना पैसा इन्होंने सोल्ड किया यानी कि इन्वेस्टमेंट उतना ही पैसा इन्होंने क्या करा लिया है, दोबारा से इन्वेस्ट कर लिया है, ठीक है। 2,30,000 में बेचे और उनको दोबारा से रीइन्वेस्ट करा दिया। फिर 31 मार्च को इन्होंने इंटरेस्ट मिला इन्वेस्टमेंट 48,000 और इन्होंने कहा कि अब उसको इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि उनका 16 ईयर है, 15-16 को क्लोजिंग ईयर है, उस साल अपन कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। तो उन्होंने यही बात बोली कि 48,000 का जो इंटरेस्ट रिसीट हुआ है अपन उनको इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अपन को ये बात पता है कि जिस साल भी ईयर का लास्ट होगा, इनका जो भी लास्ट ईयर होगा उस समय जो भी हमें इंटरेस्ट मिलेगी उससे अपन ट्रांसफर कहां पे कर देंगे जी, डीएसएफ में ट्रांसफर करेंगे, यानी सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि ऑल एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड, यानी जितने भी इन्वेस्टमेंट बच रहे थे वो अपन ने सब सोल्ड कर दी 6,60,000 में। Then a contribution from a profit and amount required to make up the sinking fund 10 lakh। तो इन्होंने कहा कि अगर contribution from profit amount required to be है अगर सिंकिंग फंड के लिए तो वो भी आपको इन्वेस्ट नहीं करानी। कहने का मतलब ये है कि लास्ट ईयर में हमें जितने भी डेप्रिसिएशन चाहिएगा हम सिर्फ उतना ही डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड से लेंगे, यानी डेप्रिसिएशन उतना ही फंड क्रिएट करेंगे जितना अपन को डेप्रिसिएशन की जरूरत होगी एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। बात समझ में आ रही है? इन्होंने जो लास्ट में एक लाइन बोली है ना, यहाँ पे लिखा है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ एन अमाउंट जितनी भी रिक्वायर्ड होगी, अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अप द सिंकिंग फंड टू 10 लाख was made, this amount was not invested। तो जितना भी आपको जितने भी पैसे की आपको जरूरत होगी एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर उस समय आप जितना पैसा वो निकाल लेंगे, लेकिन अपन उसको रीइन्वेस्ट नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है, अपन हर साल कितना कितना डेप्रिसिएशन ले रहे हैं 3,20,000, सेकंड ईयर में भी अपन ने कितना लिया 3,20,000, थर्ड ईयर में 3,20,000 की जरूरत नहीं वो करें, जितना भी आपको बैलेंस की जरूरत होगी डेप्रिसिएशन के आप उतना ही लेंगे। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक सिंकिंग फंड अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसमें हमें जितनी भी जरूरत होगी अपन उस काम को करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अपन क्या कर रहे हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं सिंकिंग फंड अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं, आप उसको जरा ध्यान से समझते चले, विद एंट्रीज के साथ अपन उसको करते चलेंगे, ठीक है गाइस। बात समझ में आ रही है आपको? एक सिंकिंग फंड अकाउंट अपन क्रिएट करते हैं, यानी कि डिवेंचर नहीं, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड, ठीक है गाइस। ये बार-बार मैं डिवेंचर याद आ रहा है क्योंकि इससे पहले लास्ट जो क्लास ली थी वो डिवेंचर की थी, तो इसलिए कोई
इश्यू वाली बात नहीं है, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड, ठीक है। इसमें एक अपना डेट का कॉलम रहेगा, एक अपना पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा, एक अमाउंट का कॉलम रहेगा, फिर एक डेट का कॉलम रहेगा, फिर एक पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा और एक अमाउंट का कॉलम अपना रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्होंने फर्स्ट ईयर में क्या किया है उसको जरा देखते हैं। तो इन्होंने जी जो इन्होंने ड्यूरिंग द 3 ईयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, पहला 31 मार्च को इन्होंने 3,20,000 का करा है, तो यानी कि जो प्रॉफिट से लिया 3,20,000 का करा है, तो अपने एंट्री क्या पोस्ट करी होगी, यानी कितने का डेप्रिसिएशन हुआ होगा, एंट्री पोस्ट हुई होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू डीएसएफ। तो यहां पे अपन लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2014, ठीक है, कितने का 3,20,000 का। और उसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन इसमें है नहीं है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाते हैं लोग 30 अक्टूबर में आते हैं 2014 में, तो 14-15 का हो गया। तो बाय डेफिनेशन 3,20,000 का है, तो हम यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 14 को कितना जी 3,20,000। बात समझ में आ रही है। अब यहां पे इन्होंने क्या करा है वो जरा ध्यान से समझना, एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट भी है, हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है लेकिन फिर भी अपन बनाएंगे और ध्यान से समझेंगे। एक एक ईयर का मैं बनाता हुआ जाऊंगा और मैं इसको इरेज करता हुआ जाऊंगा, ठीक है जी। ये मैं बना रहा हूं आपका डेट पटी, ये हमारा रहेगा डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो जितने रुपए का डेप्रिसिएशन उतने का अपन ने इन्वेस्ट करा होगा, तो एंट्री क्या पोस्ट करी होगी, तो पहले अपन ने करा डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन टू डिवेंचर डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर2 डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड, और जितना फंड में पैसा था उतना इन्वेस्ट कराया। एंट्री डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर2 बैंक, इतने का अपन ने खरीद लिया है और वो है अपना 3,20,000 का। कौन सी डेट को खरीदेंगे अपन 31 मार्च 2014 को, ठीक है गाइस। तो टू बैंक अपन ने 3,20,000 करा और 31 मार्च 2014 को ही यहां पे अपन लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,20,000, ठीक है जी। फर्स्ट ईयर का काम तमाम, तो 3,20,000 अपन ने इतना इधर कर दिया और 3,20,000 अपन ने इधर कर दिया। अब ये फर्स्ट ईयर का यहां पे भी अपन क्लोज ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने क्लोज कर दिया है यहां पर 3,20,000 अपना यहां पे आ गया है और 3,20,000 अपना यहां पे आ गया, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब इन्होंने देखो क्या कहा है, इन्होंने बात कही है यहां पे कि 13 अक्टूबर को इन्वेस्टमेंट वाज ओरिजिनली कॉस्टेड 1,10,000 के थे, जो कि इन्होंने 1,20,000 पर क्या कर दिए जी सेल करे थे और उसको रीइन्वेस्ट करा दिया। 1,10,000 के थे, ठीक है। 13 अक्टूबर को इन्होंने सेल करे 14 में, तो इसका मतलब वो यहां सेल करे होंगे अगले नेक्स्ट ईयर में। तो पहले इसके बैलेंस को आगे ले आते हैं अपन। 1 अप्रैल 14 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना जी 3,20,000। बात समझ में आ रही है। ऐसे इसका बैलेंस भी आगे ले आते हैं। 1 अप्रैल 14 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना जी 3,20,000। दोनों को जरा समझना, फंड का बैलेंस सीआर होता है, सीआर बैलेंस, और इन्वेस्टमेंट हमेशा असेट्स होती है तो उसका बैलेंस डीआर होता है, तो डीआर, ठीक है। अब इन्होंने जो डेट है वो है 13 अक्टूबर, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझना, 13 अक्टूबर 14 को इन्होंने 1,10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट थी उसको इन्होंने 1,20,000 में सोल्ड कर दिया। बात समझ में आ रही है। 1,10,000 की कॉस्ट को 1,20,000 यही लिखा हुआ है लाइन में जी, लिखा हुआ हाँ जी ये। तो और इसको री इन्वेस्ट भी कराते हैं, वापस से इन्वेस्ट कराते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, सोल्ड की बात करते हैं। अगर मैंने 1,10,000 को की कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट को 1,20,000 में सोल्ड करा, तो पहले एंट्री पोस्ट करके सेल करने की। तो डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अपने सोल्ड कर दी, एंट्री बैंक अकाउंट दिया, पैसा आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहां पर लिखूंगा 13, ध्यान से समझना, अक्टूबर 2014 को बाय बैंक, क्योंकि एंट्री पोस्ट हुई होगी बैंक अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना जी 1,20,000 में, ठीक है। तो ये अपन ने कर दिया। हमें पता है कि हमारा यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है जी 10,000 का। अब 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो अपन उसको डीएसएफ में क्रेडिट करेंगे। एंट्री जरा सुनना, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू डीएसएफ अकाउंट, ठीक है।
तो 2 DSF है, तो पहले अपन इन्वेस्टमेंट में क्या लिखेंगे 2 DSF, ठीक है। इसको आप सिंकिंग फंड भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा, या फिर आप लिख सकते हो डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड। तो ये हुआ अपना कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन था जी, अपन उसी डेट को इसको यहाँ पे अपन ट्रांसफर कर देंगे। तो ये अपना 30 अक्टूबर का ट्रांस बैलेंस है, तो अपन 30 अक्टूबर 14 को ये बैलेंस 2 DSF अकाउंट में, और कितना जी 10,000 का प्रॉफिट हुआ, और इसको अपन यहाँ पे लिखेंगे 13 अक्टूबर 14 को बाय DSF इन्वेस्टमेंट, कितना जी 10,000, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, 10,000 का प्रॉफिट था, अपन ने 10,000 यहाँ पे लिख दिया। अब गाइस नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, जैसे जैसे आ रहा है अपन वैसे वैसे करते जा रहे हैं, ठीक है। अब अपन क्या बात करते हैं कि इसके बाद इन्होंने जो 2 लाख यानी जो 1,20,000 जो सोल्ड करे उसको रीइन्वेस्ट कराया। जब हमने इन्वेस्ट कराया होगा तो हमने एंट्री क्या पोस्ट करी होगी, जरा ध्यान समझना, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू बैंक 13 अक्टूबर 14 को यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000। बात समझ में आ रही है, यानी कि टू बैंक हमने कर दिया 1,20,000, यानी 1,10,000 इन्होंने जो कॉस्ट के थे 1,20,000 सोल्ड करे, उसके बाद हमने सोल्ड की एंट्री कर दी, जो प्रॉफिट हुआ वो हमने दोनों में ट्रांसफर कर दिया 10,000, और उसके बाद फिर हमने क्या करा, उसको रीइन्वेस्ट करा दिया है दोबारा से 1,20,000, एंट्री वही इन्वेस्टमेंट खरीदने की, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट यहाँ पे 1,20,000 हमने लिख दिया, ठीक है। अब अपन चलते हैं जी नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट ये क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि 2015 में इन्होंने 3,20,000 रुपए फिर वही कॉन्ट्री करेंगे। तो जरा 2015 की बात करें 31 मार्च, तो इसका जो क्लोजिंग ईयर है वही हमारा रहने वाला है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं, 31 मार्च 15, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे जो किया वो अपन लिख देते हैं बाय डेप्रिसिएशन, कितना जी 3,20,000 का। बात समझ में आ रही है, 3,20,000 का है, जितने रुपए का अपना फंड क्रिएट करा उतना अपन इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन और भी कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है जी 16,000 का आपको क्या मिला है जी, आपको मिला है इंटरेस्ट। बात समझ में आ रही है, आपको क्या मिला है जी, इंटरेस्ट मिला है। तो इंटरेस्ट की एंट्री और पोस्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं कि इंटरेस्ट कितना है, तो अपन को 16,000 का इंटरेस्ट मिला है, तो सीधे अपन एंट्री ये भी तो पोस्ट कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने की एंट्री अपन ने क्या पोस्ट करी थी, बैंक अकाउंट DR टू डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड, या तो ये कर लो, या फिर अपन ने दूसरा करा था बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन DSF इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। और वो कितने रुपए की करा था अपने 16,000 का आया है, तो वो भी अपन ने कर दिया 31 मार्च 15 को, ठीक है। एक तो ये एंट्री कर दी 3,20,000 की, तो एक तो ये तो लिया ही है, और 16,000 का अपने पास जो इंटरेस्ट आया है वो भी अपन ने रीइन्वेस्ट करा दिया, क्योंकि अपन को इंटरेस्ट को जब तक हम DSF में डालेंगे तब तक हम उसको इन्वेस्ट करा नहीं सकते। अब हमारे पास टोटल अमाउंट है 3,20,000 और एक 16,000, टोटल अपने पास कितना हो गया 3,36,000, और अपन इतने रुपए का क्या खरीद लेंगे, इन्वेस्टमेंट खरीद लेंगे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कौन सी डेट को अपन करने वाले हैं वो जरा देखते हैं। तो अपन 31 मार्च 15 को करेंगे, तो यहाँ पे 31 मार्च 15 को टू बैंक, क्योंकि अपन एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, DSF इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू बैंक, और 3,36,000 कैसे आया बता देते हैं। एक तो 3,20,000 का तो आपने करा ही करा, प्लस 16,000 का आप और कर रहे हैं, तो टोटल हो गया जी 3,36,000, ठीक है जी। अब इसके बाद देखते हैं और कोई बैलेंस हमारे पास है क्या। अब कुछ नहीं है, अब अपन बैलेंस निकालेंगे। तो जो बैलेंस हमारा यहाँ पे इसका जो आएगा वो लिखेंगे हम यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन, टोटल करेंगे जी इसका, तो ठीक है, इसका आ जाएगा 6,66,000, 3 लाख और 3 लाख 6 लाख, और ये अपना कितना हो गया जी 40 50 60 66, तो 6,66,000 हो गया है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है आपको। और ऐसे ही अपन इसका बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च 2015 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है जी। तो इसका यहाँ पर टोटल करके यहाँ पे इसका अगर अपन बैलेंस निकालेंगे तो जी बैलेंस हमारे पास आएगा यहाँ पे 6,66,000। बात समझ में आ रही है, 6,66,000,
ठीक है, तो इसका जो टोटल अपन कर लेंगे यहाँ पे जो भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे आ गया जी 6,66,000 इधर का कर दिया है, और यहाँ पे भी हमारा 6,66,000 आएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अपन ने 1,23,000 और 3 और 3 6 और 6 लाख 7 लाख 7 लाख 40 50 57 लाख 86,000, और उसमें से अपन लेस कराएंगे 1,23,000, तो सब आएगा 6,66,000। तो ये गाइस थी सेकंड ईयर की एंट्री। आई होप आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। कि अपन ने देखो सबसे पहले करा है, फर्स्ट ईयर कुछ नहीं था, बैलेंस आगे लेके आ गए। फिर अपन ने क्या करा कि जो इंटरेस्ट उस साल हमने कुछ बेचा था 1,20,000 में, 10,000 का प्रॉफिट था, प्रॉफिट का अपन ने कर दिया, एंट्री पोस्ट कर दी, उसको रीइन्वेस्ट करा दिया, हैंड टू हैंड खरीद लिया, वो अपन ने कर लिया। उसके बाद हर साल की जगह जो 3,20,000 का करते हैं वो अपन ने कर लिया, इंटरेस्ट मिली थी वो कर दी, इन दोनों को इन्वेस्ट कराया है 3,36,000, तो ये अपना हो गया। ठीक है, अब थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं। तो पहले जब हम बैलेंस आगे लेके आएंगे तो बैलेंस जरा ध्यान से समझना कि बैलेंस हमारा जब ये आगे जाएगा तो 1 अप्रैल 15 को हमारा ये बैलेंस जाएगा, तो 31 मार्च 15 को बैलेंस है, ये आगे जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 6,66,000। ठीक है जी, और ये यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 6,66,000। ठीक है गाइस, तो अपन लास्ट ईयर की एंट्री पोस्ट करते हैं, उनको भी थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ठीक है गाइस, तो ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से हो रहा है। तो डीएसएफ का बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस आगे ले जाएंगे 1 अप्रैल 15 को 6,66,000, और इसका भी बैलेंस अपना आगे आएगा, तो वो भी किस नाम से आएगा 1 अप्रैल 15 को ही आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,66,000। ठीक है भाई, अब बात करते हैं जी इन्होंने क्या करा है थर्ड ईयर के लास्ट में। इन्होंने कहा कि 9 अगस्त को इन्होंने 2,10,000 की कॉस्ट थी, उसको 20,000 के उस पे रेल किया है। यानी अगर मैं बात करूं डीएसएफ इन्वेस्टमेंट बेचे थे 2,10,000 की कॉस्ट थी, 20,000 के प्रॉफिट में, तो टोटल 2,30,000। तो एंट्री क्या पोस्ट हुई, पैसा आ गया होगा बैंक अकाउंट ईयर टू डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड। तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं कौन सी डेट को किया है, डेट चेक कर लेते हैं जी। डेट है इसकी 9 अगस्त, तो यानी कि 9 अगस्त को इन्होंने बेच दिया। ठीक है, 9 अगस्त 15 को बाई बैंक, बात समझ में आ रही है, 2,30,000 बैंक अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। बेचने की एंट्री आपको पता है, तो 2,30,000, 20,000 का प्रॉफिट है, ट्रांसफर करेंगे। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो डीएसएफ में क्रेडिट होगा, तो एंट्री पोस्ट हुई होगी 9 अगस्त को बाई डीएसएफ इन्वेस्टमेंट, कितने की जी 20,000 का, और 20,000 की एंट्री यहाँ पे भी पोस्ट होगी 9 अगस्त को 15 को, यानी टू डीएसएफ में क्रेडिट हो गया जी, कितना 20,000। बात समझ में आ रही है, एंट्री क्या पोस्ट हुई होगी डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू डीएसएफ, तो डीएसएफ इन्वेस्टमेंट में टू डीएसएफ और डीएसएफ में बाई डीएसएफ इन्वेस्टमेंट 20,000 का आपने कर दिया। इन्होंने ये क्या करा, जो 2,30,000 था उसको दोबारा से रीइन्वेस्ट करा दिया, तो 9/8/15 को ही वापस से अपन खरीद लेंगे टू बैंक, कितने का जी 2,30,000 रुपए का, क्योंकि डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट यार टू बैंक। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद आगे लिखा हुआ है ना रीइन्वेस्ट, उसके बाद 31 मार्च को उनको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 48,000 का, जो कि अपन को इन्वेस्ट नहीं कराना, तो पहले एंट्री पोस्ट होगी 31 मार्च 16 को बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डीएसएफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, कितने का 48,000 का। ठीक है, तो अपन ने ये एंट्री यहाँ पे कर दी है 48,000 की, और इसको रीइन्वेस्ट नहीं कराना है। उसके बाद ये आगे लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे पास थे इन्वेस्टमेंट वो हमने 6,60,000 में हमने क्या कर दिए जी, सोल्ड कर दिए, 6,60,000 में सोल्ड कर दिए हैं। तो चलो जी देखते हैं, सोल्ड करेंगे 31 मार्च 16 को बाय बैंक। ठीक है,
6,60,000 में। अब यहाँ का टोटल देख लो, प्रॉफिट लॉस जो आएगा उसे हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे जी, डीएसएफ में। प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट और लॉस आएगा तो लॉस। ये जरा टोटल कर लेते हैं, तो इधर का जो टोटल अपना जो आ रहा है वो आएगा यहाँ पे 9,16,000। कितना आएगा जी, 9,16,000। और यहाँ पे माइनस कराएंगे तो 31 मार्च 16 को बाई डीएसएफ, यानी कि लॉस आ रहा है हमारे पास, नहीं जी लॉस नहीं आएगा, हाँ तो कितने का आ रहा है जी, बात कर लेते हैं। ये आएगा 26, यानी लॉस आएगा 26,000 का बैलेंसिंग फिगर। बात समझ में आ रही है क्या? ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 9,16,000 का, इसका टोटल आएगा। भाई इतने के इन्वेस्टमेंट थे, 6,60,000 बेच दिए, 26,000 का हमारे पास लॉस आ गया। और लॉस जब 26,000 का आ गया तो यहाँ पे जाएगा टू डीएसएफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कौन सी डेट को जी, 31 मार्च 16 को। और कितना जाएगा 26,000, ठीक है। एंट्री पोस्ट करोगे तो आ जाएगा ये 26, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर निकाला है, एंट्री से अपन को पता है कि डीएसएफ में ये क्या होगा जी, डीआर एंट्री पोस्ट होगी, डीएसएफ अकाउंट, डीआर टू डीएसएफ इन्वेस्टमेंट, डीएसएफ इन्वेस्टमेंट बाय डीएसएफ, और डीएसएफ में टू डीएसएफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे 31 मार्च 16 को हम क्या करेंगे, टू अपन ने क्या लीज परचेस करी थी, चेक करते हैं जो था हमारा अपने लीज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे जो ली थी वो ली थी हमने लीज ऑफ प्रॉपर्टी, तो ठीक है। तो टू लीज असेट्स होती तो असेट टू लीज 10 लाख, ठीक है जी, 10 लाख थी। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हम 31 मार्च 16 को यहाँ पे जो अपन को लेना है वो लेंगे अपन डी एस टू डेप्रिशिएशन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। तो बैलेंस 10,26,000 आ गया, उसमें से अपन ये सब माइनस कराएंगे तो अपन का जो आ रहा है वो आएगा 2,92,000। कितना आएगा जी, 2,92,000। तो बस ये इसके लिए बात कर रहा था कि यहाँ पे आपको 3,20,000 नहीं लेना था, क्योंकि अपन ने हर साल की तरह, क्योंकि अपन ने दोनों साल 3,20,000 लिया था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर भी 3,20,000 लिया था। तो जगह थर्ड ईयर में जितने की जरूरत होगी आप उतना ही डेप्रिशिएशन लेंगे। तो यहाँ पे 2,92,000 की जरूरत थी तो वो अपन ने यहाँ पे ले लिया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको दोबारा रिकॉल कर लेते हैं कि अपन ने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जैसे जैसे अपन ने सेल करी, अपन ने सेल कर लिया, जैसे जैसे अपन को प्रॉफिट हुआ अपन ने प्रॉफिट की एंट्री करी। आपको एंट्री अगर आती है तो अकाउंट बहुत ही इजी है। तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डीएसएफ में तो 48,000 का था, उन्होंने लास्ट ईयर में इन्वेस्ट कराने की मना करी तो हमने नहीं करा। यहाँ पे जो हमें 3,20,000 लेना था वो उन्होंने कहा था जितने की जरूरत होगी उतना लेंगे। तो हमने इसके पहले लीज की एंट्री ट्रांसफर कर ली एसेट्स को, एंट्री लास्ट में पोस्ट कर देते हैं डीएसएफ अकाउंट टू एसेट, तो डीएसएफ अकाउंट टू एसेट्स, ठीक है। ये कर दी 10 लाख, ये लॉस आया था उसकी एंट्री, ठीक है। यहाँ से इन सबका टोटल लेस कराया तो डेप्रिशिएशन का हमें 2,92,000 की जरूरत हमको बैलेंस फिगर पड़ी, जो कि हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो ये थे अपने दो मेथड जो कि अपन ने कंप्लीट करे, एक डीएसएफ कंप्लीट किया है और एक इससे पहले वाला मेथड यानी एनयूटी वाला मेथड कंप्लीट किया। तो गाइस हमारे जो डेप्रिशिएशन के मेथड थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस एक बार इस मेथड को आप पढ़ें, अगर ये नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सर हमें ये समझ में नहीं, एक बार आप और समझाता हूं, हम इसका एक लेक्चर और प्यार मोहब्बत से कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए कोई भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस आप इसका एक बार रिवीजन कर रिकॉल करते रहें। सारे डेफिनेशन के मेथड अपने कंप्लीट हो गए। अब अपन इसके नेक्स्ट जो भी अपने और इसमें मेथड्स जो भी और इसमें बातें हैं वो अपन करने वाले हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।